हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, हमने क्लास 12 बिजनेस के चैप्टर नंबर 2 के कुछ प्रिंसिपल्स इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट करे थे। तो आज की वीडियो में मैं वो सारे प्रिंसिपल आपको करवाने वाला हूँ जो हमारे रह गए थे। आई होप आपको वो जो प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो सभी समझ आए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो आइए चलिए आज की वीडियो का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपनी करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात हर वीडियो में बताई है, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा। चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से अपने चैप्टर वाइज सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आया हमारे सामने, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कि कभी भी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट को हमेशा नीचे रखना चाहिए। किसके इंटरेस्ट से? कंपनी के इंटरेस्ट से। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को, कोई सेल्स डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय बिलोंग करता है। अभी उसको क्या है कि टारगेट दिया गया है कि उसको इस दिन या पर्टिकुलर किसी भी डे में 10 यूनिट सेल करनी है। अब वो सेल करने के लिए हो सकता है मार्केट के अंदर झूठे सच्चे वादे करके उन यूनिट्स को बेच तो दे, लेकिन इससे होगा क्या? उसका पर्टिकुलर जो भी फायदा है वो तो वो अचीव कर लेगा, लेकिन इस चीज से कंपनी की गुडविल पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक बार तो शायद पब्लिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, लेकिन फ्यूचर में वो उसको नहीं खरीदेगी, क्योंकि वो झूठे वादे करने के साथ साथ उसको बेचा गया है। तो इसी का मतलब होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉइज को अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर, अगर वो सोच भी रहा है तो पहले वो कंपनी के जनरल सबके फायदे के बारे में सोचे, फिर उसके बाद अपने फायदे को देखे। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसे तो चुटकियों में समझ जाओगे, बहुत सिंपल होता है। देखो बच्चों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो हेड है ना, सारी की सारी अथॉरिटी पावर जो भी है सब उसके हाथ में है। इसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई डिसीजन लेना भी है तो वो सीधा इसके पास जाएंगे, छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी इसके पास जाएंगे, इससे पूछेंगे, फिर उसके बाद वो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर सबके पास बटी हुई होती है। छोटे छोटे डिसीजन अगर कोई लेना भी चाहता है कंपनी के अंदर, तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है। तो सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उनको अपने हेड से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सारी पावर हेड के पास है। उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या सीखा कि हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी पावर अलॉटेड होती है और वो छोटे मोटे डिसीजन बिना हेड से पता करे ले सकता है। चलिए, ये आपको प्रिंसिपल भी बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये भी सिंपल प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा इस डायग्राम के ऊपर, डायग्राम के हिसाब से काम होता है। मान लो ये टॉप लेवल के लोग हैं, फिर उससे नीचे, 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 बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग आ जाते हैं। अभी क्या है कि ग्राउंड लेवल के लोगों को कोई दिक्कत है तो वो सीधा डायरेक्ट बॉस के पास तो नहीं जा सकते, उन्हें अपनी परेशानी को शेयर करना पड़ेगा किसके? जो उनसे ऊपर हेड पर बैठे हुए हैं। फिर अगर ये शॉर्ट आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को तो ठीक है, अदरवाइज ये अब से अपने से ऊपर वालों से उसको शेयर करेंगे। अगर ये शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ठीक है, ये फिर तो सीरीज मतलब एक चेन सिस्टम की तरीके से, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बंदा बैठा हुआ, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे सीरीज वाइज बातें ऊपर जाती हैं, जो जिस लेवल तक सॉल्व हो सकती हैं वो करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होती तो वो अपने हेड डिपार्टमेंट तक उसको पहुंचा देते हैं। इसके अंदर बच्चों एक पॉइंट और आता है, गैंग प्लैंक। ये क्या होता है कि ऐसे सेम चेन होती है, इस लेवल का बंदा डायरेक्ट इस लेवल के डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर सकता है। तो ऐसा वो डायरेक्टली कर तो सकता है, लेकिन परमिशन से। जो इनका हेड है ना, ये अगर इनको परमिशन देगा तो ये ऐसा कर सकता है, अदरवाइज ये नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो 3 प्रिंसिपल बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो कमेंट जरूर करते रहिएगा बच्चों। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यार प्लीज कमेंट कर दिया करो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कमेंट से। और जितना मैं मोटिवेट होता हूँ ना, मेरे को पढ़ाने का और ज्यादा दिल करता है। हालांकि नहीं भी करोगे तो पढ़ाऊंगा तो मैं तब भी, लेकिन
मोटिवेट कर दोगे तो यार मजा ही अलग आ जाएगा। चलिए और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये बच्चों ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं। ये ऑर्डर से यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब इनका ये है कि हर चीज अपने अपने स्थान पर रखी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ और टूल्स किसी दूसरे कमरे के अंदर रखे हुए हैं, मशीन किसी तीसरे कमरे के अंदर खड़ी हुई है, तो चीजें अपने सिस्टमेटिक वे में अपनी अपनी जगह पर नहीं होने के कारण क्या होगा कि काम तो होगा लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और पर्टिकुलर जो काम में एक दिन में 10 यूनिट बना सकता था या 5 यूनिट बना सकता था वो हो सकता है मैं 2 यूनिट बनाऊंगा। तो इससे क्या होता है कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर चीज को अपने ऑर्डर पे रखा होना जरूरी होता है जिससे काम सिंपल तरीके से जल्दी से जल्दी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो ये बहुत ज्यादा होता है कि मान लो कोई हेड लेवल का बंदा है, उसके नीचे कोई और काम कर रहा है, उसके नीचे कोई और काम कर रहा है, उसके नीचे कोई और काम कर रहा है। इससे अगर गलती होगी जो इस लेवल पर काम कर रहा है तो हो सकता है इसका जो हेड लेवल है वो इसको बहुत प्यार से समझाए, उसको बताए कि आपने गलती करी है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उनसे अगर कोई गलती हो गई तो इनका जो हेड है ये हो सकता है इनको डांटे, धमकाए, इनको गालियां दें, इनके साथ बदतमीजी करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने प्यार से इसको समझाया गया इससे गलती होने के बाद, इतने ही प्यार से हमें ग्राउंड लेवल के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी समझाना चाहिए। ये कौन सिखाता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें बताता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग किसी के साथ मत करो। देखो गलती उससे भी हुई है, गलती इससे भी हुई है, जैसे आपने उसको समझाया ऐसे आप इसको समझा दो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी अगर कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और हो सकता है उससे काम वो ना हो पा रहा हो, तो आप उसको तुरंत किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट ना करें या फिर उसको टर्मिनेट ना करें। उसको थोड़ा समय दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको समझाया जाए, सिखाया जाए। जब वो एक ही काम बार बार करेगा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा उसको काम आ जाएगा और वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि उसको पता लग जाएगा कि हाँ इस काम को मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एक साथ डिसीजन नहीं लेना। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमने किसी एम्प्लॉय को बिठा दिया है काम करने के लिए, उसको बोलो करो, कोई दिक्कत आती है तो उसको समझाओ, कोई परेशानी है उसको मतलब जिस तरीके से आप कर सकते हो उसी मेथड से उसको समझाने की कोशिश करो और उसको थोड़ा समय दो, एक साथ टर्मिनेट मत करो। तो यही कहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल के समय दिया जाना चाहिए एम्प्लॉय को, एक साथ ट्रांसफर या टर्मिनेट नहीं करा जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सेल्फ एफर्ट्स। देखो कंपनी के अंदर माना कि डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है और करता कौन है? करते तो ग्राउंड लेवल के लोग ही हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वही करके देते हैं। अब आपको अगर कोई कंपनी के अंदर नया डिसीजन लेना है, आप कुछ नया प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही बिठाया जाए, उन्हीं से ही पूछा जाए। जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो मशीनरी के लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको भी बिठाकर हमें उनसे पूछना चाहिए कि बताओ आपके पास अगर कोई राय है, अगर कोई नया आइडिया है तो आप हमें दो, हम उसको सुनेंगे, अगर वो अच्छा लगेगा तो हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वाकई कोई एम्प्लॉय अच्छा आइडिया देता है तो उसको सुनकर एग्जीक्यूट भी करना चाहिए और अगर वो वाकई सक्सेसफुल हो जाता है तो उस आइडिया जिसने वो आइडिया दिया है उसको उसका एक बोनस भी, रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए कि भाई तुमने देखो। इससे क्या होगा? इससे वो एम्प्लॉय जिसका आइडिया था ना वो अपने आप में खुद मोटिवेट हो जाएगा, कहेगा अरे वाह इतनी बड़ी कंपनी ने मेरा आइडिया लिया और उसको एग्जीक्यूट करा और उससे फायदा भी हुआ। और जब फायदा हुआ तो वो एम्प्लॉइज क्या सोचेंगे और बाकी के भी देखकर उसे ये सोचेंगे कि यार फ्यूचर में ना हम भी कुछ ऐसे नए नए आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं, काम को इस तरीके से करा जाना चाहिए, नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करा जाना चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर टेक पर काम करा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हर कोई सोचना शुरू कर देगा और इससे क्या होगा? कंपनी का ही फायदा होगा। कंपनी का फायदा होगा तो एम्प्लॉइज अपने आप ही बढ़ते चलेंगे आगे को। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। देखो कंपनी का बॉस और कंपनी का एम्प्लॉइज दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों के बीच में लड़ाई है, किसी भी तरीके का कोई नोक झोंक, ऐसा कुछ नहीं।
दोनों को मिलकर एकजुट होकर कंपनी को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा होगा फिर क्या होगा, वो अपने दिमाग से चलेगा, वो अपने दिमाग से चलेगा और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। यूनिटी होगी, इकट्ठा होकर चलेंगे तो क्या होगा, कंपनी भी आगे चलेगी, बॉस भी आगे बढ़ेगा, एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ेंगे, सबका फायदा होगा। तो हमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स यही सिखाता है, कि हमें टीम वर्क करना चाहिए। तो बच्चों टोटल 13 प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक प्रिंसिपल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये वो प्रिंसिपल है 14th प्रिंसिपल। इसको आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सर ये कौन सा प्रिंसिपल है। जब आप बताओगे, अगर आपको पता है उसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, वरना कमेंट में जहां जो जो मेंशन करेगा सर 14th प्रिंसिपल ये और हमें इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको पर्टिकुलर कमेंट पिन करके उसके अंदर बताऊंगा कि ये जो लास्ट प्रिंसिपल था 14th प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमने जो जितने भी प्रिंसिपल पढ़े सब थे तो मैनेजमेंट के ही, ठीक है। लेकिन अब जो है वो है FW टेलर के प्रिंसिपल। ये भी इन्होंने भी सर ने काफी प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी काम को अंदाजे से करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, तो उसे बोला जाता है रूल ऑफ थंब। उसका पर्टिकुलर कोई वे नहीं होता काम को करने का, कोई सिस्टम नहीं होता कि हाँ भैया ये काम इस तरीके से इतनी मात्रा में ऐसे करा जाना चाहिए, नहीं। लेकिन साइंस का मतलब क्या होता है, देखो साइंस तो सीधी सी बात है, साइंटिफिक तौर पे काम करा जाता है, उसे हम साइंस कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल बनाए गए, अब उनको अप्लाई करा, या मैं इसका सीधा सा एग्जांपल देता हूं। देखो अगर एक होटल है, उस होटल के अंदर जो भी शेफ्स वगैरह हैं वो खाना बनाते हैं, अगर वो ये पूरे के पूरे सिस्टम को फॉलो करके बनाए कि इतनी मात्रा में हमें नमक, इतनी मात्रा में हमें नमक के साथ मिर्च और हल्दी, मतलब जो भी उनके मसाले वगैरह होते हैं वो इन मात्रा में डालने हैं, और इतनी देर हमें इसको गर्म करना है, उस हिसाब से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अगर वो खाना बना रहे हैं तो वो साइंटिफिक वे यूज कर रहे हैं। लेकिन रूल ऑफ थंब एक एक्सपीरियंस शेफ कि भैया इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, अंदाजे से सब चीजें डाल दो, हालांकि काम उसका भी सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर FW टेलर हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन से वाले सिखा रहे हैं, साइंटिफिक, ठीक है। तो साइंटिफिक क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक वे में चलो, अंदाजे से कुछ मत करो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये कहता है कि ईच एंड एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन और बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। वही सेम मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ भी नहीं करना, सारा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हमने पहले एक्सपीरियंस के तौर पे कर ली, उसके एक सिस्टम बनाए जाते हैं, उन सिस्टम्स को यूज करो और उस चीज को फॉलो करके उस काम को करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉर्पोरेशन। सबको एक साथ एकजुट होकर काम को करना चाहिए। मान लो आपकी स्कूल वाली मैडम ने आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, आपका ग्रुप बना 5 बंदों का। अब उस ग्रुप के अंदर हर बंदा अपना दिमाग चलाएगा कि जी नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो उससे क्या होगा, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, आप बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप सब एक यूनिटी से, सब एक दूसरे की बात को सुनते हुए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करोगे ना, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट बड़ा मस्त निकल कर आएगा। तो यही हमें प्रिंसिपल सिखाता है कि कॉपरेशन करो, कॉपरेशन से चलो, अलग अलग कोई मत भागो कि भैया मैं अपने दिमाग से ये करना चाहता हूं, मैं अपने दिमाग से वो करना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो बच्चों होता क्या है, अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी लानी है ना, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपके ग्राउंड लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं उनको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। वो एफिशिएंट कैसे बनेंगे, उनको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर गाइडेंस दो, उनको सिखाओ। इससे क्या होगा, कंपनी तो ग्रो करेगी प्लस साथ ही साथ उस वर्कर का जो करियर है वो भी साथ साथ ग्रो होता रहेगा। तो इस चीज का भी मेनली ध्यान रखना होता है। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप भी फ्यूचर में जब कभी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। पहला है मेथड स्टडी, कि भैया किस तरीके से काम को करना चाहिए। मेथड पता होगा, सीधा सिस्टमेटिक एक वे पता होगा कि इस तरीके से हम इस काम को करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट बचेगी, कंपनी का टाइम बचेगा और कंपनी अच्छे से अच्छा मेथड यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को कर पाएगी। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी, के टाइम कम से कम लगना चाहिए। क्या कंपनी ये ऑब्जर्व करती है, मतलब कंपनी के अंदर के बैठा हुआ मैनेजमेंट ये ऑब्जर्व करता है कि हमें एक यूनिट को बनाने में इतना समय लग रहा है,
और हम इसे 2 मिनट में भी बना सकते हैं, 3 मिनट में बना सकते हैं, और हमें 10 मिनट का समय लग रहा है। तो ऐसा कहां टाइम कंज्यूम हो रहा है जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, हम 3 मिनट में उसे कैसे ला सकते हैं। तो वो टाइम स्टडी से पता लग सकता है। मोशन स्टडी, मान लो वर्कर मशीन पर बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें किसी टूल को उठाने के लिए या किसी चीज को उठाने के लिए बार बार झुकना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में मोशन को खत्म करा जा सकता है। उस टूल को, जो भी वो टूल नीचे रखे हुए हैं जिसकी वजह से वर्कर झुक रहा है, उनको उठाओ, उसकी ट्रॉली ऊपर बना दो। तो मोशन स्टडी के मूवमेंट कम से कम हो और काम ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी। ये कहती है बच्चों कि वर्कर 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, कितने घंटे में काम करने के बाद थका हुआ फील करते हैं। तो जितनी देर बाद वो थका हुआ फील करना शुरू करते हैं, उतनी देर के बाद एक 15 मिनट का उनको ब्रेक देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों फंक्शनल फोरमैनशिप। हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक फॉरमैन बैठा हुआ होना चाहिए। तो वो एक फॉरमैन सारा काम तो नहीं देख सकता क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं होगा। हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट, फॉरमैन स्पेशलिस्ट को उसके डिपार्टमेंट का हेड बना दो। जब वो हेड बन जाएगा ना, तो वो अब उसको पता है कि हाँ भैया मुझे इस डिपार्टमेंट को देखना है, दूसरे डिपार्टमेंट को अलग बंदा देख रहा है, तीसरे को अलग देख रहा है, चौथे को अलग, सबको अलग अलग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई, एक स्पेशलाइजेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि कोई भी काम इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, काम उससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डिफरेंशिएशन पीस वेजेस सिस्टम। अगर कोई एक वर्कर दिन में 10 यूनिट बनाता है और उसे हम 10 यूनिट बनाने के 1000 रुपए देते हैं, और दूसरा वर्कर 15 यूनिट बना रहा है, तो हमें उसे 1500 देने चाहिए। ठीक है, उसे हमें कितने रुपए देने चाहिए, 1500। यानी कि जैसा काम बंदा करेगा उस हिसाब से उसको वेजेस मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर सीधी सी बात है, ये कहेगा मैं 10 यूनिट बनाऊं तो मेरे को 1000 मिल रहे हैं, ये कहेगा मैं 15 यूनिट बनाऊं मेरे को भी 1000 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों 15 यूनिट बनाऊं, मैं तो 10 यूनिट बनाऊंगा ना। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो उसको भी पैसे बढ़ा कर दो। नेक्स्ट आता है बच्चों फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या कहता है, देखो ये ना स्पेशलाइजेशन के ऊपर, ये जो इस पॉइंट के अंदर मैंने भी आपको बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, इसमें क्या है कि हर डिपार्टमेंट के क्या करो, जो फॉरमैन है वो डिवाइड कर दो, जिससे स्पेशलाइजेशन रहेगी। टोटल 8 इसके अंदर आपको फॉरमैन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अभी मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 4 इसके अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट के होंगे, प्लानिंग, और 4 होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 8, इसके अंदर भी 8 ही बता रखा होगा। ये रहे टेकन ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। ठीक है सर, कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, ये क्या है, प्लानिंग वाले हैं। प्लानिंग वाले जो है ना उनको पी, और ये है प्रोडक्शन PR, टोटल हो गए 8। ठीक है, तो ऊपर के जो 4 थे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले थे, और नीचे के जो 4 हैं वो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आया सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि वर्कर को लिखकर बताता है कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है। दूसरा आता है रूट क्लर्क, स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर भैया कोई प्लानिंग करी जा रही है ना अभी कि प्रोडक्शन करनी है तो इस रूट से करनी है, इस तरीके से काम करोगे तो पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा और काम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये प्रिपेयर कराता है कि इतने मिनट में इतना काम होना चाहिए और उस काम की इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, ये भी प्लानिंग हो गई। डिसिप्लिनेरियन, एंश्योरिंग डिसिप्लिन, यानी कि काम करते समय सभी वर्कर के बीच में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे कि भैया आपको पूरा फोकस काम के ऊपर रखना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन का काम होता है। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग वाले फोरमैन। अब आते हैं प्रोडक्शन वाले फोरमैन। तो यहाँ पर पहला आता है स्पीड बॉस, जो कि टाइम और एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, ध्यान देता है कि समय पर काम पूरा हो जाए। नेक्स्ट आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है कि सारे टूल्स और मशीन को रेडी करे जिससे कि वर्कर उन पर काम कर सके। नेक्स्ट आता है बच्चों रिपेयर बॉस, जो कि ये देखता है कि अगर कोई मशीन वगैरह खराब हो गई है तो उसको रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर, तो जो कि चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क, जो वर्कर ने काम करा है ना उनकी क्वालिटी को देखने का काम इंस्पेक्टर का होता है। तो बच्चों ये थे वो 8 फोरमैन जो हर डिपार्टमेंट के ऊपर बैठे हुए होंगे और देख रहे होंगे कि काम को उस तरीके से करा जा रहा है जैसे प्लानिंग की बताई है या जो प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, वैसे तो इसके बारे में अब और कुछ बचा नहीं है, चैप्टर का बिल्कुल दी एंड है। ठीक है, नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।
बिजनेस के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।